चलिए भाई, मॉडल पेपर 2 आइए, क्वेश्चन नंबर 51, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बेटा क्वेश्चन में आपसे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपसे आईयूपीएसी नेमिंग पूछी गई है। तो आप लोग जानते हैं कि आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले कार्बन की लंबी से लंबी चैन छाटेंगे। आइए भाई देखिए, बेटा हमें यहाँ पे कार्बन की जो सबसे लंबी से लंबी चैन मिल रही है वो तो हमें ये मिल रही भाई, ये इस प्रकार से मिल रही है। अब यहां पे अगला क्वेश्चन उठा कि नंबरिंग कहां से करेंगे। तो बेटा नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप या सबस्टिट्यूएंट पास पड़े। तो बेटा देखिए, यदि आपने नंबरिंग यहां से की 1 2 3, बेटा यहां पे तीसरी पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। यदि आपने नंबरिंग यहां से की तो आपको 1 एंड 2 सेकंड पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। तो नंबरिंग वहां से करें जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप या सबस्टिट्यूएंट नजदीक पड़े। तो बेटा इसकी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। कुल मिला के हमें यहां पे 5 कार्बनों की चैन मिली। तो बेटा 5 कार्बनों का रूट वर्ड होता है पेंट। क्या होता है? पेंट। प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा, 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा है तो बेटा यहां प्राइमरी सफिक्स होगा इन, पेंट। और बेटा इन की पोजीशन क्या है? सेकंड, सो पेंट 2 इन। अच्छा भाई, अब आप यहां पे देखेंगे कि सेकंड कार्बन पे एक सबस्टिट्यूएंट Cl लगा है और बेटा थर्ड पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट I लगा है, आयोडीन लगा है। तो बेटा यहां पे जो सबस्टिट्यूएंट होते हैं इनका नाम पहले लिखते हैं। अल्फाबेटिकली पहले C आएगा, बाद में I आएगा। तो बेटा हो जाएगा 2 क्लोरो 3 आयोडो। बेटा ये हो गया आईयूपीएसी नेम हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि आईयूपीएसी के साथ साथ क्वेश्चन में आपसे आइसोमेरिज्म भी पूछा गया है। हाँ, क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे सिस और ट्रांस पूछा गया है। हाँ, क्या ये ज्योमेट्री का आइसोमेरिज्म शो करेगा? आइए देख लेते हैं। अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्री का आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। बट ज्योमेट्री का आइसोमेरिज्म शो करने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड एंड जो कार्बन डबली बॉन्डेड है उस कार्बन से दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। तो बेटा यहाँ पे देखिए, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड लगा उस कार्बन से दोनों ग्रुप अलग अलग लगे हैं, दोनों ग्रुप अलग अलग लगे हैं। यस, ये ज्योमेट्री का आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब ये सिस करेगा कि ट्रांस करेगा? आइए, तो बेटा इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इनका एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी होगी फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड वाला हो जाएगा लोवेस्ट। तो बेटा Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ये होगा आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी और नीचे वाला हो जाएगा आपका लोवेस्ट। यहाँ पे देखेंगे आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, बेटा ये हाईएस्ट प्रायोरिटी हो जाएगा और ये हो जाएगा लोवेस्ट हो जाएगा। 2 हाईएस्ट प्रायोरिटी एक दूसरे के अपोजिट है तो बेटा कहलाएगा ट्रांस। ये हो जाएगा ट्रांस 2 क्लोरो 3 आयोडो पेंट 2 इन। कोई आंसर मैच कर रहा है? यस, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस 2 क्लोरो 3 आयोडो 2 पेंटीन। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, Which among the given molecule can exhibit tautomejum? बेटा ये बताइए कौन सा मॉलिक्यूल, इन तीनों में से कौन सा मॉलिक्यूल टाटोमेजम शो करेगा? आइए हमें टाटोमेजम देखना है। चलो भाई, आपको पहला कंपाउंड दिया गया है ये। हाँ भाई देखो बेटा, यहाँ पे कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लगा है। बेटा यहाँ पे आपने देखा इसके पास sp3 कार्बन है। अच्छा भाई, टाटोमेजम वही मॉलिक्यूल शो कर सकता है जिनके पास sp3 कार्बन से लगा sp3 हाइड्रोजन हो। हाँ, ये टाटोमेजम शो कर सकता है बट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो कार्बन लगा है ये ब्रिज हेड कार्बन है और जो ब्रिज हेड कार्बन होते हैं इनके हाइड्रोजन टाटोमेजम में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो बेटा यह तो नहीं कर पाएगा। सेकंड वाला देख लेते हैं भाई यहाँ पे देखिए आपका फंक्शनल ग्रुप दे रखा है और फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल में sp3 वाला कार्बन है और बेटा sp3 कार्बन से लगा हाइड्रोजन। बट यहाँ पे जो कार्बन है वो ब्रिज हेड कार्बन है और ब्रिज हेड कार्बन का हाइड्रोजन टाटोमेजम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड देख लेते हैं, इसके जस्ट बगल में बेटा यहाँ पे भी आपके पास एक sp3 कार्बन है और बेटा ये sp3 कार्बन जो है इसके पास कोई भी
हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बेटा ये वाला भी टाटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है। अब देख लेते हैं थर्ड वाले को। आइए भाई यहां पे देखेंगे, बेटा यहां पे आपको फंक्शनल ग्रुप दे रखा है और बेटा इसके अगल बगल sp3 वाला कार्बन है। बेटा यहां पे जो sp3 कार्बन है ये कैसा है, ब्रिज हेड कार्बन है, इसका भी हाइड्रोजन टाटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। बट इसके जस्ट बगल में एक sp3 कार्बन और रखा है और बेटा इस sp3 कार्बन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन भी होगा। अब बेटा यहां पे होगा क्या, हमने यहां पे ले लिया कोई बेस ले लिया, अच्छा भाई हमने यहां पे क्या ले लिया, कोई बेस ले लिया। बेटा यहां पे आपने देखा कि sp3 वाला कार्बन है और sp3 कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा भाई जो sp3 कार्बन से हाइड्रोजन लगे होते हैं वो स्लाइटली एसिडिक होते हैं और बेटा बेस को क्या चाहिए, H+ आयन चाहिए। तो बेस क्या करेगा, इसके H+ आयन को ले लेगा। अच्छा भाई जब बेस इसके H+ आयन को ले लेगा तो बेटा ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को छोड़ के वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब यहां पर जो sp3 कार्बन है इसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज कहां से आएगा, भाई हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर गया ना, तो बेटा इस कार्बन के पास हाइड्रोजन का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अच्छा भाई आ गया। अब यहां पे होगा क्या कि बेटा जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज हो जाएगा और बेटा ये सिंगल से हो जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल से डबल हो जाएगा। अब इस कार्बन की वैलेंसी 4 से हो जाएगी 5, ये कार्बन भरवाने लगेगा। तो बेटा होगा क्या कि पाई बॉन्ड टूटेगा और इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ऑक्सीजन पे आ गया फुली नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब यहां पे कुल मिला के जो ऑक्सीजन है एक बेस की तरीके काम करेगा और बेस को क्या चाहिए, H+ आयन चाहिए। तो बेटा ये क्या करेगा, ये वाटर के अंदर से एक H+ आयन को लेगा और बना लेगा जो डबल था वो सिंगल हो गया और बेटा जो सिंगल था वो डबल हो गया। ये आपका था कीटो फॉर्म में था, अब ये आपका हो गया इनॉल फॉर्म में। ये दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे तो बेटा इस प्रकार से इसका टाटोमेरिज्म पॉसिबल है। तो हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। If the bond energies of hydrogen, bromine and HBr। अच्छा भाई बेटा क्वेश्चन में आपको बॉन्ड एनर्जी दी गई है और क्वेश्चन में आपसे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछी गई है। चलिए भाई यहां पे हमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है और बॉन्ड एनर्जी हमें दी गई है। अच्छा भाई जब कभी क्वेश्चन में आपको बॉन्ड एनर्जी दी जाए और क्वेश्चन में आपसे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछी जाए तो हमेशा आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट माइनस का प्रोडक्ट, क्या करेंगे, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्टेंट माइनस का एंथैल्पी ऑफ अ प्रोडक्ट। तो आइए देखते हैं, हाँ भाई क्या है। अच्छा भाई बेटा यहां पे हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और बेटा यहां पे हम बॉन्ड को तोड़ देना, तो बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहां पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बेटा यहां पे हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको दी गई है 433 किलो जूल, ये आपको दी गई है। और बेटा यहां पे ब्रोमीन टू ब्रोमीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी आपको दी गई है वो है 192 किलो जूल है। जब ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो बेटा यहां पे दो बॉन्ड HBr का फॉर्मेशन होगा जिसके लिए आपको एनर्जी दी गई है 364 किलो जूल दी गई है। और क्वेश्चन में आपसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछी गई है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस का एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट।
चलिए भाई क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो भाई यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ रिएक्टेंट हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन दी गई है 433, बेटा ये हो गया 433 किलो जूल प्लस 192 माइनस का 2 इंटू 364। क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं, बस यहां पे अब आपको सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटा यहां पे इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी 625 किलो जूल। मैं ऊपर कर दे रहा हूं, नीचे जगह नहीं है। 625 किलो जूल माइनस का 2 का 364 मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा ये हो जाएगा 3 जो 6 12 8 6 12 2 0 6 728 किलो जूल। बेटा जब यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 103 किलो जूल। तो इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन आपकी आ जाएगी माइनस का 103 किलो जूल। 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। The molecular weight of O2 and sulfur dioxide are 32 and 64 respectively at a 15 degree Celsius and 150 mm of a Hg। बेटा यहाँ पे आपको टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया गया है। 1 liter of O2 contain n molecule, the number of a molecule of in a 2 liter of a sulfur dioxide under the same condition, temperature and pressure। बेटा क्वेश्चन में आपको दो कंडीशन दी गई हैं और दोनों ही कंडीशन में टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है। आइए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारे पास O2 गैस है और बेटा इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो आपको दिया गया है 1 लीटर दिया गया है। अच्छा भाई, सेकंड कंडीशन में आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस दी गई है और बेटा यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है वो आपको दिया गया है 2 लीटर दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब O2 का वॉल्यूम 1 लीटर था तो बेटा इसके जो मोल हैं वो कैपिटल N था। तो बताओ SO2 का वॉल्यूम यदि हम 2 लीटर कर दें तो बताइए इसके मोल N2 कितने होंगे, ये आपसे पूछा गया है। अरे भाई एक चीज बताओ यार, PV इक्वल टू nRT, बेटा PV इक्वल टू nRT, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो बेटा जो वॉल्यूम होगा वो मोल के डायरेक्टली होगा ना, बोलो। जो वॉल्यूम होगा वो मोल के डायरेक्टली होगा। जब वॉल्यूम 1 लीटर था तो मोल n थे, अब वॉल्यूम को आपने कर दिया जस्ट डबल, तो बेटा मोल भी हो जाएंगे जस्ट डबल। तो बेटा यहां पे जो फाइनल मोल आएंगे वो आपके आ जाएंगे 2n। ठीक है, कितना आ जाएगा 2n। आओ देख लेते हैं भाई। देखिए PV इक्वल टू nRT, ठीक है, T कांस्टेंट, R यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड P कांस्टेंट। सो V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2। बेटा V1 कितना है 1 लीटर है, N1 कितना है कैपिटल N है, V2 कितना है 2 लीटर है और N2 आपको निकालना है। तो बेटा यहां से आपका N2 आ जाएगा 2n। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए भाई, तो हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा क्वेश्चन में आपको कन्वर्जन बताना है। भाई यहां पे फिनॉल एक्स में कन्वर्ट हो रहा है, एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है और वाई जेड में कन्वर्ट हो रहा है। तो फाइनली यहां पे आपको बताना है कि बताइए आपका जेड क्या होगा, ये पूछा गया है। फिनॉल, वाई फिनॉल आपको ये दिया गया है, ये बेटा आपका फिनॉल है। फिनॉल को जब आप जिंक डस्ट की प्रेजेंटेशन में
हीट कराओगे तो बेटा कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। ये क्या बन जाएगा? बेंजीन। बेटा यहां पे देखेंगे आप कि बेंजीन है, साथ में आपको एल्किल हैलाइड दिया गया है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस लुईस एसिड। आप समझ गए कि यहां पे होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बेटा ये AlCl3 लुईस एसिड होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए इस एल्किल हैलाइड के ऊपर अटैक करेगा और बेटा यहां से आपका CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। यही आपका कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। अच्छा भाई, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि बेटा इलेक्ट्रोफाइल जो है ये जाके इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा और बेटा यहां पे आपको जो प्रोडक्ट Y है वो बन जाएगा टॉलिन। ये आपका बन गया प्रोडक्ट Y, जिसको हम कहेंगे टॉलिन। चलिए भाई, ठीक है, यहां तक समझ में आया? अच्छा भाई, अब टॉलिन की आपने रिएक्शन करा दिया एल्कलाइन KMnO4। बेटा एल्कलाइन KMnO4 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बेटा टॉलिन को ऑक्सीडाइज कर देगा और बना देगा बेंजोइक एसिड। ध्यान रखिएगा, जब कभी आप टॉलिन की रिएक्शन एल्कलाइन KMnO4 के साथ कराएंगे, ये इसको ऑक्सीडाइज करा देगा और बना देगा बेंजोइक एसिड। तो बेटा यहां पे आपको जो फाइनल प्रोडक्ट Z है वो बनेगा बेंजोइक एसिड। थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? भाई क्वेश्चन में आपसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पूछी गई है और क्वेश्चन में आपको आईपी की जानकारी दी गई है। सोडियम, आइसोलेटेड एटम सोडियम। बेटा सोडियम के अंदर से, सोडियम के वैलेंस शेल से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला। अच्छा भाई, जब किसी आइसोलेटेड एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, दिस प्रोसेस कॉल्ड आयोनाइजेशन। क्या कहलाता है? आईपी कहलाता है। बेटा आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला ना, तो बेटा ये कहलाएगा IP1 कहलाएगा। और बेटा जो IP1 होगा ये बेटा आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा H की वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है। भाई जाहिर सी बात है, ये एटम का न्यूक्लियस है और बेटा ये सेल है। अब आप किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो बेटा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यदि आपको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और जहां पे एनर्जी देनी पड़ती है वो कहलाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या कहलाता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो बेटा यहां पे डेल्टा एच की वैल्यू आपको गिवन है 5.1। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि बताइए, अब बेटा जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस पे, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब सेकंड स्टेप में क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमने इसके अंदर अब एक इलेक्ट्रॉन को भेजा। बेटा जब किसी आइसोलेटेड एटम के वैलेंस शेल में आप इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं तो कहलाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा भाई, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ी, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल के अंदर भेजने के लिए आपको इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा भाई सुनो, जब आप इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजेंगे तो बेटा यहां पे देखिए इसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ गई। जब आप इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजेंगे तो बेटा ये जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होंगी
ये इलेक्ट्रॉनों पर लगाएंगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जब दो अपोजिट आयनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक। तो बेटा यहां पे आए 0.1, तो आंसर कौन हो जाएगा? फर्स्ट। आईपी हमेशा एंडोथर्मिक होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, बाकी जितनी होती है वो सब की सब एंडोथर्मिक होती हैं। बट इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। बेटा क्वेश्चन में आपसे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग पूछी गई। जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन बताइए कौन पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा, तो सबसे पहले यहां पे आप ये चेक करना कि इनमें से किसी एक एटम के पास हाफ फील्ड पी एटॉमिक ऑर्बिटर हो और किसी दूसरे के पास हाफ फील्ड डी एटॉमिक ऑर्बिटर हो। जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड, बेटा ऑप्शन नंबर सेकंड में आप देखेंगे कि यहां पे जो सेंट्रल एटम है सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होगा 16। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है। आइए भाई आपका हो गया 3s हो गया, ये बेटा आपका 3p हो गया, और ये आपका हो गया 3d हो गया। भाई पी सबसेट का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके डी सबसेट में चला जाएगा। तो बेटा यहां पे देखेंगे कि जो एस सबसेल है इसके पास 3 हाफ फील्ड पी एटॉमिक ऑर्बिटर है। बेटा बनाएगा 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ऑक्सीजन के हाफ फील्ड पी एटॉमिक ऑर्बिटर के साथ। अभी भी इसके पास एक हाफ फील्ड डी एटॉमिक ऑर्बिटर है। बेटा ये एक पाई बॉन्ड बनाएगा हाफ पी एटॉमिक ऑर्बिटर ऑक्सीजन के साथ। तो बेटा यहां पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप क्या देखेंगे कि इनमें से किसी एक के पास हाफ फील्ड डी हो और किसी एक के पास हाफ फील्ड पी हो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द टेंडेंसी ऑफ अ BF3 BCl3 एंड BBr3 टू बिहेव एज अ लुईस एसिड डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ। चलिए भाई क्वेश्चन में देखिए यहां पे आपको बोरान के ट्राई हैलाइड दिए गए और बेटा जो बोरान के ट्राई हैलाइड हैं इनको हम कहेंगे लुईस एसिड। क्वेश्चन में आपको बोरान के ट्राई हैलाइड दिए गए हैं, बेटा ये कहलाते हैं लुईस एसिड कहलाते हैं। इनको लुईस एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उन्हें हम कहते हैं लुईस एसिड कहते हैं। और क्वेश्चन में आपसे इनका डिक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर पूछा गया है। तो भाई इसका डिक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा होगा BBr3 देन BCl3 और सबसे कम हो जाएगा BF3। आंसर हो जाएगा सेकंड। ये ऑर्डर आपको याद भी होना चाहिए था। टोटल नंबर ऑफ अ पोजीशन आइसोमर ऑफ अ डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बेटा क्वेश्चन में आपसे स्ट्रक्चरल आइसोमर की जानकारी पूछी गई है। टोटल नंबर ऑफ अ पोजीशन आइसोमर ऑफ अ डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बताइए साइक्लोहेक्सेन के डाइमिथाइल के कितने आइसोमर पॉसिबल हैं? वन कॉमा वन डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बेटा पहला स्ट्रक्चर तो आपका ये बन गया
1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब हम क्या करेंगे, यहां पे अब आप मिथाइल की पोजीशन को लगातार चेंज करते जाइएगा। एक मिथाइल को फिक्स करेंगे, दूसरे मिथाइल की पोजीशन को लगातार चेंज करते जाएंगे। अब बेटा ये आपका हो गया 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये अब आपका बन गया दूसरा आइसोमर बन गया। बेटा इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये अब आपका बन गया तीसरा आइसोमर। एक और पॉसिबल है, बेटा 1,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये अब आपका बन गया फोर्थ आइसोमर। तो कुल मिला के यहां पे आप इसके 4 आइसोमर पोजीशन आइसोमर बना सकते हैं। आंसर हो जाएगा थर्ड। अच्छा भाई आगे बढ़े, चलिए। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट अ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अ विच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा क्वेश्चन में आपसे बॉन्ड एंगल पूछा गया। जब कभी आपसे क्वेश्चन में बॉन्ड एंगल पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, आप इन सभी का निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। यदि हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम आ रहा है तो फिर बेटा आप देखेंगे लोन पेयर, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत सी चीजों को देखेंगे। बट अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट आ रहा है तो आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। NO2 प्लस, बेटा NO2 प्लस का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होता है sp होता है। आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ा है। अच्छा भाई, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp होगा और बेटा बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में NO3-1, बेटा NO3-1 का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा और बेटा बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में आपको दिया गया NO2 दिया गया है, बेटा NO2 का बॉन्ड एंगल होगा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा, बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। और फोर्थ ऑप्शन में आपको दिया गया NO2-1, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा sp2 और बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। अच्छा यहां पे मैंने बॉन्ड एंगल आपको 120 डिग्री दिखा दिया है, बट बॉन्ड एंगल यहां पे थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर होंगे, हालांकि वो मैटर नहीं कर रहा यहां पे। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेटा यहां पे हाइब्रिडाइजेशन आया है, sp आया है और sp का बॉन्ड एंगल होता है 180 होता है, तो जाहिर सी बात इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। पेपर बहुत ही सिंपल है, पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप लोग 45 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ ट्रू। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पे सही नहीं है। एमंग हैलाइड आयंस आयोडाइड इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। भाई इन्होंने कहा है कि जो आयोडाइड होता है ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैसे, आइए। आयोडीन 5th पीरियड का 7th ग्रुप का एलिमेंट होता है। अच्छा भाई, एटॉमिक रेडियस काफी लार्ज होती है, बेटा बड़ी आसानी से अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और I2 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहां पे -1 से ये 0 पे आ गया, बेटा -1 से 0 पे आ रहा है तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे को करती है रिड्यूस, तो बेटा हम कह सकते हैं कि एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यस, क्योंकि यहां पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे को करेगी रिड्यूस, तो हम कहेंगे कि पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही दिया गया है। सेकंड, फ्लूइड इज द ओनली हैलोजन दैट डज नॉट शो अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा। जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ्लूइड होता है ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बहुत ही रेयर केस होते हैं जहां पे फ्लूइड
+1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अदरवाइज 99% जो फ्लोरीन होता है -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट, HOCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HOBr। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। HOCl एंड HOBr। भाई यहां पे आपको ये दो ऑक्सी एसिड दिए गए हैं, दोनों ही ऑक्सी एसिड है, दोनों ही हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे, दोनों ही H+ आयन देंगे। बेटा यहां पे देखिए ऑक्सीजन के साथ लगा है Cl लगाए। बेटा जो क्लोरीन होती है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा होती है। यहां पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पेसीज है, ये दोनों मिलके इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचेंगी। ये जितनी तेजी में इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगी उतनी तेजी में बेटा यहां से H+ आयन बाहर निकल जाएगा। जो जितनी तेजी में H+ आयन को देगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही दिया गया है कि HOCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HOBr। बिल्कुल सही है। अगला है HF इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl। बेटा रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा कि HF इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl। आप देखिए HF HCl। बेटा डाउन द ग्रुप आओगे तो यहां पे इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज कर रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी। और बेटा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज कर जाती है। बेटा यहाँ पे देखिए इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, और यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी। ये बड़ी आसानी से H+ आयन को बाहर निकाल देगा। तो जब हम कह सकते हैं कि HCl इज अ मोर एसिडिक देन HF, तो बेटा फोर्थ इज द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग स्टेटमेंट। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 61, द डिग्री ऑफ अ हाइड्रोलिसिस ऑफ अ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ एसीटेट एट 298 केल्विन इज अ। भाई क्वेश्चन में आपसे डिग्री ऑफ अ हाइड्रोलिसिस पूछा गया है एसीटेट के लिए। बेटा वीक एसिड होगा CCOO माइनस प्लस H+ आयन। अच्छा भाई हमें यहाँ पे इसके लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालने। तो बेटा जब भी क्वेश्चन में आपसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछी जाए फॉर वीक एसिड, ये कैसा है, वीक एसिड है, तो बेटा वीक एसिड के लिए जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होती है यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे CH² इज इक्वल टू KW/KA। सिंपल, क्वेश्चन खत्म, कुछ नहीं क्वेश्चन में। आइए बेटा यहां पे आपको सी है कंसंट्रेशन। बेटा यहां पे आपको कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन आपको दी गई 0.1 मोलर दिया गया है। KW एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, 10 की पावर -14 होगा। और बेटा KA आयोनाइजेशन कांस्टेंट आपको दिया गया है 1.8 इंटू 10 की पावर -5, बस वैल्यू। ठीक है आइए, सो H² इज इक्वल टू 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाई आयोनाइजेशन कांस्टेंट 1.8 इंटू 10 की पावर -5। बेटा ये जो कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या होगा, क्रिस क्रॉस होगा, और कंसंट्रेशन की वैल्यू दी गई 0.1 दिया गया है। सो 10 की पावर -14 अपॉन 1.8 इंटू 10 की पावर हो जाएगा -6 हो जाएगा। और सॉल्व कर लेते इसको। 10 की पावर -6 है, ये ऊपर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू 1। यहाँ पे 0 बनाएंगे तो बेटा यहाँ पे -1 कर देंगे।
चलिए भाई मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। तो बेटा हो जाएगा 10 की पावर -9, तो 10 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाई 1.8। सॉल्व कर लेंगे इसको। तो बेटा सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका, आ जाएगा 5.5 इंटू 10 की पावर -9। इसको और कर लेते हैं तो यह आ जाएगा बेटा 55 इंटू 10 की पावर -10 h स्क्वायर। तो बेटा h स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 55 इंटू 10 की पावर -10। हमें बेटा यहाँ पे स्क्वायर निकालना है, तो h इक्वल हो जाएगा, हमें इसका लेना पड़ेगा √55 इंटू 10 की पावर -10। जब आप इसका अंडर रूट हटाएंगे तो आ जाएगा 7.42 इंटू 10 की पावर -5। यही आपका होगा आंसर। सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। बेटा यहाँ पे हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है PCl5 मॉलिक्यूल इज अ नॉन रिएक्टिव, गलत है बेटा। PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है। जब आप PCl5 को हीट करेंगे तो बेटा ये देगा PCl3 प्लस Cl2 गैस देगा। भाई यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी -1 है, और बेटा यहाँ पे कितना होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है ना, और जहां पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है वहां पे रिएक्शन होती है। तो बेटा ये फर्स्ट जो होगा ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, यही आपसे पूछा गया था। बेटा PCl5 को हीट करोगे तो Cl2 गैस का फॉर्मेशन होता है, जो मॉलिक्यूल होता है रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन टर्न्स green when Na2SO3 is added to it. This is due to the formation of a potassium dichromate K2Cr2O7 in a acidic medium is a powerful oxidizing agent होता है। और जब बेटा आप इसको ट्रीट कराएंगे सोडियम सल्फाइड के साथ तो ये बना लेगा पोटेशियम सल्फेट प्लस सोडियम सल्फेट प्लस Cr2SO4 का होल साइज क्रोमियम सल्फेट। और बेटा यहाँ पे जो क्रोमियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे बेटा क्रोमियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ अ नाइट्रोबेंजीन इन अ वीकली एसिडिक मीडियम। नाइट्रोबेंजीन, बेटा नाइट्रोबेंजीन का हमने यहां पे कहा दिया इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ये आप हो गया नाइट्रोबेंजीन हो गया। और बेटा वीक एसिड की प्रेजेंटेशन में हमने इसका कहा दिया रिडक्शन कहा दिया। जब बेटा नाइट्रोबेंजीन का वीक एसिड की प्रेजेंटेशन में हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कहते हैं तो बेटा यहाँ पे जो NO2 लगा होता है ये कन्वर्ट हो जाता है NH2 में और हमें मिल जाता है एमीन। हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाता है प्राइमरी एमीन, सॉरी एनिलीन NH2। आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, which of the following amines will give the कार्बिल एमीन टेस्ट। बेटा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सा कार्बिल एमीन टेस्ट देगा। बेटा कार्बिल एमीन टेस्ट जितने भी प्राइमरी एमीन होते हैं, जितने भी याद रखिएगा कि जितने भी प्राइमरी एमीन होते हैं चाहे वो एरोमेटिक हो या
एलिफैटिक हो। बेटा जितने भी प्राइमरी एमीन होते हैं, चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिफैटिक हो, वो सब के सब कार्बिल एमीन टेस्ट देंगे। तो पहला ऑप्शन आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिया गया है प्राइमरी एमीन दिया गया है। अगर प्राइमरी एमीन है तो जाहिर सी बात है कि ये कार्बिल एमीन टेस्ट देगा। सेकंड ऑप्शन में आप देखेंगे कि बेटा यहाँ पे आपको सेकेंडरी एमीन दिया गया है। अगर सेकेंडरी एमीन है तो कार्बिल एमीन टेस्ट नहीं दे सकता है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे अब आपको दिया गया है टर्सरी एमीन दिया गया है, और जो टर्सरी एमीन होते हैं ये कार्बिल एमीन टेस्ट नहीं देते हैं। फोर्थ में देखिए बेटा, फोर्थ में भी आपको सेकेंडरी एमीन दिया गया है, और जो सेकेंडरी एमीन होते हैं वो कार्बिल एमीन टेस्ट नहीं देते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे देखते। होता क्या यहाँ पे, चले आइए, ये आपका है प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन को हमने क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी बेस हो, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, कोई भी बेस हो, जब आप प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म फॉलोड बाई बेस की प्रेजेंटेशन में हीट करते हैं, तो बेटा ये जो एमीन है ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइनाइड में। ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइनाइड में प्लस ये बेटा बना लेगा अपना आइसोसाइनाइड बना लेता है। और सॉल्यूशन में से जब आपको फॉलिंग स्मेल, सॉल्यूशन में से जब आपको फॉलिंग स्मेल मिलती है तो हम समझ जाते हैं कि मस्ट बी यहाँ पे प्राइमरी एमीन प्रेजेंट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Sn+4 to Sn+2 कॉपर इज 0.5 वोल्ट। बेटा क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है, किसका दिया गया है, +4 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, जिसके लिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है 0.15 वोल्ट दिया गया है। और सेकंड आपको दिया गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cr+3 से Cr0 में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया गया है माइनस का 0.74, ये आपको गिवन है। अच्छा भाई, अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे बेटा पूछा गया है द पोटेंशियल विल बी। बेटा क्वेश्चन में आपसे पोटेंशियल पूछा गया। अच्छा भाई, आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट नीचे होते हैं उनका एसआरपी ज्यादा होता है, और जिनका एसआरपी ज्यादा होता है उनका होता है रिडक्शन, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होते हैं उनका एसआरपी कम होता है तो उनका होता है ऑक्सीडेशन होता है। तो बेटा यहाँ पे जो टिन होता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होता है, तो बेटा इसका हो जाएगा रिडक्शन और इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। हमें यहाँ पे निकालना था स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, तो हम लगाएंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस का स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ रिडक्शन एट एनोड। बेटा यहां पे टिन का क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा, तो 0.15 वोल्ट माइनस और माइनस का 0.74। तो बेटा यहां से आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आ जाएगा प्लस का 0.89 वोल्ट। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। हाउ मेनी एरोमेटिक एमीन कैन बी रिप्रेजेंट बाय द
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेटा क्वेश्चन में आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बताइए इसके कितने एरोमेटिक एमीन पॉसिबल हैं। ठीक है, तो बेटा जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि बताइए इसके कितने आइसोमर बनेंगे, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना पड़ेगा। हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये बताता है कि इसके पास कितने पाई बॉन्ड होंगे या कितनी रिंग होंगी। तो हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे। आइए, तो बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू एल्केन के हाइड्रोजन माइनस कार्बन के हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2। बेटा यहाँ पे 7 कार्बन के एल्केन, 7 कार्बनों का एल्केन, तो बेटा यहाँ पे आपके पास 16 हाइड्रोजन हो जाएंगे प्लस 9 हाइड्रोजन आपको दिए गए हैं। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन एक कम हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पे आ जाएंगे 8 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकल आएगा, 4 निकल आएगा। ठीक है, चलिए भाई हमने यहाँ तक पॉसिबल कर लिया। अब हमें बनानी है एरोमेटिक एमीन। तो बेटा 3 पाई बॉन्ड 1 रिंग, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया, 4 आ गया। भाई हमें यहाँ पे एरोमेटिक एमीन दिखानी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना देते हैं CH2NH2। बेटा ये अब आपका बन गया प्राइमरी एमीन, ये आपका हो गया फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम बनाएंगे सेकेंडरी एमीन बना देते हैं। बेटा ये बन गया आपका सेकेंडरी एमीन बन गया, ये आपका हो गया आइसोमर 2 हो गया। और भाई देखिए कितने बन सकते हैं, NH2। अब क्या आप क्या करेंगे कि यहां पे जो मिथाइल ग्रुप है बेटा इसको आप एक बार ऑर्थो पे लगा देना, एक बार पैरा पे लगा देंगे और एक बार इसको हम मीटा पे लगा देंगे। मतलब कुल मिला के यहाँ पे हमने मिथाइल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करते जा रहे हैं, एक बार ऑर्थो पे लगाएंगे, एक बार पैरा पे और एक बार मीटा पे। तो कुल मिला के बेटा यहाँ पे आपको टोटल 3 आइसोमर मिलेंगे, 1 2 3 4 और 5। कुल मिला के यहाँ 5 आइसोमर बन जाएंगे। उसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 69 फॉर द रिएक्शन। क्वेश्चन में आपको केमिकल रिएक्शन दी गई है और बेटा क्वेश्चन में आपसे रेट ऑफ अ डिसअपियरेंस H2 पूछा गया है। बेटा हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ अ डिसअपियरेंस H2 निकालना है और क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गिवन है। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे रेट लॉ का एक्सप्रेशन। चलिए, चेंज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन अ टाइम t इज इक्वल टू चेंज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया चेंज इन अ टाइम t। अच्छा भाई देखो बेटा क्वेश्चन में जब 3 मोल H2 के डिसअपियरेंस होते हैं तो 2 मोल अमोनिया के बनते हैं। मतलब यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन आपको दी गई है, यहाँ पे इसके टूटने की दर और अमोनिया के बनने की दर, इन दोनों की रेट अलग अलग है। यदि इन दोनों की रेट अलग अलग है तो बेटा हम इन दोनों को आपस में इक्वेट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल गलत है, इन दोनों को हम आपस में इक्वेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों की क्या है, रेट अलग अलग है। बट अगर मैं आपसे क्वेश्चन में ये पूछूं कि बताइए अमोनिया के रिस्पेक्ट में इस पूरी रिएक्शन की रेट क्या होगी, या मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस पूरी केमिकल रिएक्शन की रेट हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या होगी, तो बेटा चाहे अमोनिया हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, यदि आप इन तीनों में से किसी के भी रिस्पेक्ट में इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो सेम आएगी। जब हम कह सकते हैं हाँ कि ये तीनों आपस में इक्वेट हो सकती हैं, तो बेटा यहाँ पे इनकी अलग अलग रेट तो डिफरेंट होगी। बट यदि मैं इनकी
यदि मैं ओवरऑल पूरी रेट ऑफ रिएक्शन निकालूं तो आपस में इक्वेट हो जाएगी। तो 1/2 इंटू 1/3। यस, अब हम इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो बेटा 1/2 और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया आपको गिवन है 2 × 10⁻⁻4 इंटू 2 × 10⁻⁻4। बेटा यहाँ पे क्या है H2। बेटा यहाँ पे रेट लगातार डिक्रीज कर रही है और रेट कभी निगेटिव में नहीं होती है। जब बेटा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको। तो बेटा यहाँ से आपकी जो रेट है वो आ जाएगी 3 × 10⁻⁻4। 3 × 10⁻⁻4। सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 70। कंसीडर द रिएक्शन। बेटा हमें यहाँ पे रिएक्शन को कंसीडर करना है। आपको बताना है कौन सी SN1 होगी और कौन सी SN2 होगी। पर यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन आपको दिया गया है यहाँ पे होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। और बेटा यहाँ पे देखिए क्या है कि बेटा यहाँ से Br बाहर निकलेगा तो इस वाले कार्बन के ऊपर आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बेटा यहाँ पे रीअरेंज होके प्रकार से अपने जस्ट बगल वाले कार्बन पे चला जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा टर्सी कार्बोकैटायन मिल जाएगा। टर्सी कार्बोकैटायन है और साथ में आपने ले रखा है इथेनॉल। चाहे इथेनॉल हो, चाहे वाटर हो, चाहे मिथेनॉल हो, जब कभी आपको टर्सी कार्बोकैटायन के साथ इनमें से कुछ भी दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे बेटा SN1 होगा। क्या होगा? SN1 होगा। सेकंड वाइज देखिए भाई, दोनों तरफ आपको रिएक्टेंट सेम दिया गया है, बट बेटा यहाँ पे आपको दिया गया है इथेनोएट दिया गया है। तो बेटा यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया है। बेटा जो ये क्या है, ये यहाँ से Br के निकलने का वेट नहीं करेगा। बेटा यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया है। एक तरफ से धीमे धीमे Br निकलेगा और ये जाके पीछे से अटैक कर देगा। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है और जहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा वो बेटा कहलाएगा SN2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? SN2 कहलाएगा। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा SN1 एंड SN2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट इज द नंबर ऑफ अ पॉसिबल आइसोमर फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बेटा बताइए कि ऑक्टाहेड्रल के कितने पॉसिबल कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 होगा। बेटा यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और साथ में यहाँ पे आपको 2 मोनोडेंटेड लिगेंड दिए गए हैं और 2 आपको बाइडेंटेड लिगेंड दिए गए। इसका मतलब बेटा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। ठीक है, आइए बनाते हैं। सेंटीमीटर क्या है? कोबाल्ट है। सबसे पहले हमने लगा दिया मोनोडेंटेड लिगेंड को अगल बगल लगा दिया और बेटा यहाँ पे लगे 2 बाइडेंटेड लिगेंड लगे हैं, उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। जब 2 सेम लिगेंड अगल बगल लगे होते हैं तो बेटा इन्हें हम कहते हैं सिस कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? सिस कहते हैं। ये हो गया आपका सिस हो गया। अब हम बनाने जा रहे हैं ट्रांस। यदि आपको ट्रांस का फॉर्मेशन करना है तो बेटा जो 2 सेम लिगेंड हैं उनको आमने सामने लगा दो, एक दूसरे के अपोजिट लगा दो तो बन जाता है ट्रांस। ये बेटा आपका बन गया ट्रांस बन गया। अच्छा भाई, जो बेटा सिस होगा ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये फर्दर डी एंड डेक्स्ट्रो एंड लीवो में टूट के अलग हो जाएगा
और जो बेटा ट्रांस होता है ये कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे टोटल 3 आइसोमर बनेंगे, एक डेस्ट्रो, एक लिबो और बेटा एक ट्रांस बन जाएंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के 3 आइसोमर पॉसिबल हैं। आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ एक्वस सॉल्यूशन। बेटा यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बताइए कि यहाँ पे कौन सा कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में करंट का फ्लो नहीं करेगा। बेटा ये सेंटर मेटल है और जब आप सेंटर मेटल को हम लिगेंड के साथ डैश लाइन से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो कहलाती है आयोनाइजेशन वैलेंसी होती है। जब सेंटर मेटल लिगेंड के साथ डैश लाइन से लगा होता है तो कहलाती है आयोनाइजेबल वैलेंसी। और बेटा जब सेंटर मेटल डार्क लाइन या सॉलिड बेस से लिगेंड के साथ कनेक्ट होता है तो कहलाती है नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। यदि किसी कंपाउंड के पास आयोनाइजेबल वैलेंसी है, आयोनाइजेशन वैलेंसी है, तो बेटा वहां पे करंट का फ्लो होता है। तो बेटा यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो बेटा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। चलिए भाई पहला हम आपको ऑप्शन करके दिखा देते हैं। पहला देखते हैं भाई। बेटा यहाँ पे सेंटर मेटल आपका क्रोमियम है, क्रोमियम लगा दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। बेटा यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, अमोनिया है, ये सॉलिड बेस से लगा है। और बेटा जो सॉलिड बेस से लगा होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है। सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने का मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेट करती है। और बेटा जो वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करती है उन्हें हमेशा हम बड़े ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। बाकी यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपको 3 क्लोरीन दिए गए हैं जो कि डैश लाइन से लगे हैं। बेटा ये आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है। जो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है उन्हें हम बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं Cl3। ये बन गया इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बन गया। बेटा जो बड़े ब्रैकेट के बाहर होता है उससे हम कहते हैं काउंटर आयन कहते हैं या काउंटर स्फीयर कहते हैं। जब आप इसको एक्वस फेस में लेके जाएंगे, तो बेटा जो काउंटर आयन होता है ये आयोनाइज हो जाता है और सॉल्यूशन में हमें फ्री आयंस मिलते हैं। ये इस प्रकार से आयोनाइज हो जाएगा। इस प्रकार से हमें सॉल्यूशन में 4 मोल फ्री आयंस मिलेंगे, 3 मोल एनायन और 1 मोल कैटायन। अगर आपके सॉल्यूशन में फ्री आयंस हैं तो वहां पे करंट का फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो पहला ऑप्शन तो भैया आपका गलत हो गया, ठीक है। अब मैं इसका आपको फाइनली आंसर बताने जा रहा हूं फोर्थ। बेटा जो फोर्थ वाला ऑप्शन है इसके पास कोई भी काउंटर आयन नहीं होगा, कोई भी आयोनाइजेबल वैलेंसी नहीं है, ये करंट का फ्लो नहीं कर सकता। आइए बनाते हैं इसका मॉलिक्यूलर, आइए इसका बनाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बनाते हैं। सेंटर मेटल हो गया, क्रोमियम हो गया। बेटा यहां पे अमोनिया सॉलिड बेस से लगे 1 2 3। ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। और बेटा यहां पे आपने देखा जो 3 Cl हैं वो सॉलिड और डैश बेस से लगे हैं। बेटा यहां पे देखो ये सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करेगा, उसको मैं डार्क लाइन से लगा रखा है। अब बेटा यहाँ पे जो क्लोरीन है 3 है, यहाँ पे जो क्लोरीन है ये बेटा इसकी प्राइमरी वैलेंसी मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को भी सेटिस्फाइड कर रहा है और साथ ही साथ इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को भी सेटिस्फाइड कर रहा है।
क्या इसके पास कोई काउंटर आयन है? इसके पास कोई भी काउंटर आयन नहीं है, ये वाटर में आयोनाइज नहीं हो पाएगा, करंट का फ्लो नहीं कर पाएगा। तो हमारा आंसर जो है हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Elevation of a boiling point was at 0.52 degrees Celsius when 6 gram of a compound X was dissolved in 100 gram of water. The molecular weight of X is a बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको दी गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर डिटरमाइन टू मॉलिक्यूलर वेट। तो बेटा यहाँ पे हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम डिनोट करता है मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन की। बेटा डेल्टा टी बी की वैल्यू हो जाएगी 0.52 और वाटर के लिए के बी की वैल्यू होती है 0.52 इंटू मोलैलिटी, मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बेटा यहाँ पे सॉल्यूट का मास आपको दिया गया 6 ग्राम दिया गया है और मॉलिक्यूलर वेट हमें इसका निकालना है इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सॉल्वेंट कितना दिया गया? 100 ग्राम दिया गया है। अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सॉल्वेंट ग्राम में दिया गया है तो 1000 से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 10 टाइम्स जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बेटा यहां से आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सॉल्यूट आ जाएगा 60। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि बताइए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सॉल्यूट क्या होगा, तो 60 होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। हाँ भाई, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बताइए यहां पे इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। बेटा जब कभी आपको क्वेश्चन में साइक्लिक हैलाइड दिख जाए और साथ में आपको सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अ डाई ईथर दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि यहां पर वुड्स इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। जब कभी आपको क्वेश्चन में साइक्लिक हैलाइड और साथ में सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अ डाई ईथर दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि यहां पर वुड्स इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। यहां पे एक ही कंपाउंड के अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे होगा? बेटा यहां पे होगा क्या कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। यहां पे होमोलिटिक फिजन होगा, यहां पे होमोलिटिक फिजन होगा और बेटा यहां पे दो फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे। अब ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर लेंगे और बेटा यहां पे अब आपका मॉलिक्यूल ये बन जाएगा। दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई, ये दोनों कार्बन आपस में हाथ मिला लेंगे और बेटा इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कहलाती है वुड्स इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती है। आंसर हो जाएगा 4 इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 1 मोल ऑफ H2 and 2 मोल ऑफ I2 आर टेकन इनिशियली। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 1 मोल H2 है, बेटा 1 मोल H2 है और 1 मोल I2 है एट अ इनिशियल टाइम पे और ये कन्वर्ट हो गया ट्वाइस HI में। अच्छा भाई, एट अ इनिशियल टाइम पे 1 मोल H2 का है और 2 मोल I2 के हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। अच्छा भाई, और बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट के मोल कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन आगे आपको क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम 0.2। अच्छा भाई, सबसे पहले हम यहां पे ये देखेंगे कि इनमें से
लिमिटिंग एजेंट कौन होगा? तो बेटा लिमिटिंग एजेंट वो होगा जो कम मात्रा में होगा। तो बेटा जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो H2 है ये आपका होगा लिमिटिंग एजेंट होगा। हमने माना कि यहाँ से X मोल डिसोसिएट हो गए, तो बेटा एट इक्विलिब्रियम पे इसके मोल बचेंगे 1 माइनस का X मोल हमें मिलेगा। अच्छा भाई, जब एक मोल H2 के जाते हैं तो एक मोल I2 का जाता है। अगर H2 का X मोल जाएगा तो बेटा I2 का भी X मोल जाएगा। तो बेटा एट इक्विलिब्रियम पे हमें I2 के मोल मिल जाएंगे 2 माइनस का X। जब H2 का एक मोल डिसोसिएट होता है तो HI के 2 मोल बनते हैं। अगर बेटा हाइड्रोजन के H2 का X मोल डिसोसिएट होगा तो बेटा यहाँ पे HI के हमें 2X मोल मिलेंगे। अब क्वेश्चन में आपसे I2 एंड HI के मोल पूछे गए एट इक्विलिब्रियम पे, और क्वेश्चन में आपको क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम इज 0.2। बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि H2 एट इक्विलिब्रियम पे 0.2 मोल है, और बेटा H2 एट इक्विलिब्रियम पे हमें कितना मिला है? 1 माइनस का X मिला है। तो 1 माइनस का X इक्वल टू हो गया 0.2 हो गया। तो बेटा यहां से X की वैल्यू निकल आएगी 0.8। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास H2 है इसके 0.8 मोल डिसोसिएट कर गए। तो यहाँ पे X की वैल्यू कितनी आ गई? 0.8 आ गई। तो बेटा 1 माइनस 0.8 इक्वल टू 0.2। तो बेटा एट इक्विलिब्रियम पे H2 के मोल कितने आ गए? 0.2 मोल आ गए। 2 माइनस 0.8, तो बेटा I2 के मोल आ जाएंगे 1.2 आ जाएंगे एट इक्विलिब्रियम पे। 2 इंटू 0.8 इक्वल टू 1.6 मोल, और हमें यहाँ पे HI के 1.6 मोल मिल जाएंगे। तो एट इक्विलिब्रियम पे I2 के कितने? 1.2 मोल हैं और HI के 1.6 मोल हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। वन फिनाइल 2-chloropropan on treatment with a alcoholic KOH gives mainly 1 phenyl 2-chloro बताइए हो गया 1 फिनाइल 2-chloropropan हो गया जो कि ट्रीट कर रहा है अल्कोहलिक KOH के साथ। अच्छा भाई, आप लोग देख के ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे होगा बेटा, यहाँ पे होगा एलिमिनेशन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया विद द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ से बेटा Cl बाहर निकलेगा, क्योंकि Cl एक अच्छा खासा लिविंग ग्रुप होता है। तो बेटा ये कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन कहलाएगा। इसके जस्ट अगल बगल वाले कहलाते हैं बीटा कार्बन कहलाते हैं। अच्छा भाई, सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे आपके पास दो बीटा हाइड्रोजन है, दो बीटा कार्बन, उनसे लगे हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। अच्छा भाई, तो बेटा अकॉर्डिंग टू सट-जेफ रूल हमें यहाँ पे मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन करना होता है। तो बेटा सट-जेफ रूल हमसे क्या कहता है? पुअर बिकम पुअर, मतलब जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो वहां से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो। तो बेटा यहाँ पे जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा, ये आपका होगा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये ठीक है, कोई आंसर मैच कर रहा है? 1 फिनाइल प्रोपीन, 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एलिमिनेशन होगा और यहाँ पे बेटा लगेगा सट-जेफ रूल लगेगा। सट-जेफ रूल हमसे ये कहता है
जिस बीटा कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो वहां से एक हाइड्रोजन को निकाल के मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। बेटा क्वेश्चन को देख के ही आप लोग पहचान गए होंगे कि यहां पे होगा ओजोनोलिसिस, और ओजोनोलिसिस को करने का मैंने आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीका बताया था कि आपको कुछ भी नहीं करना है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को काटो और दोनों कार्बनों को एक एक ऑक्सीजन दे दो, बस खत्म हो गया ओजोनोलिसिस। आइए क्वेश्चन नंबर 77। ये आपको दिया गया है, ये एल्कीन आपको दी गई है, इसकी हम करने जा रहे हैं ओजोनोलिसिस। बेटा कुछ मत कीजिएगा, ओजोनोलिसिस में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को काटिए, एक एक ऑक्सीजन दोनों कार्बनों को दे दो, बस हो गया आपका ओजोनोलिसिस। यहां पे आपको मिल जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट CH2 CHO, और बेटा ये बन गया आपका एल्डिहाइड, खत्म। ठीक है, कोई आंसर मैच कर रहा है? सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ अ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ अ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। बेटा क्वेश्चन में आपसे वेट ऑफ अ शुगर पूछा गया है और क्वेश्चन में आपको कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर गिवन है। बहुत ही सिंपल है, मोलरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, आपका वेट ऑफ अ सॉल्यूट निकल आएगा। कैसे निकलेगा आइए देख लेते हैं। मोलरिटी कैपिटल M इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर। लीटर में बेटा मोलरिटी कितनी गिवन है? मोलरिटी आपको गिवन है 0.1, तो 0.1 इक्वल टू, सबसे पहले आप यहां पे मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिएगा, मोल अपॉन वॉल्यूम कितना है 2 लीटर है, तो बेटा यहां से अब आपका जो मोल ऑफ सॉल्यूट है वो आ जाएंगे 0.2 मोल आ गए। ठीक है, आपने क्या किया, मोल निकाल लिया। हमें क्या निकालना, वेट निकालना। बेटा मोल में यदि हम इसके मॉलिक्यूलर वेट, केन शुगर के मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 342 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा हमारे यहाँ पे केन शुगर का वेट निकल आएगा। आप लोग जानते हैं ना कि मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बेटा मोल में मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट निकल आएगा। ठीक है, तो आइए शुगर का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा 342 होगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहां पे वेट निकल आएगा 68.4 ग्राम। 68.4 ग्राम, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल, मास आपको गिवन है, वेलोसिटी आपको गिवन है, और क्वेश्चन में आपसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब लैम्डा की वैल्यू आपसे पूछी गई। सिंपली यहां पे क्या करेंगे आप लोग, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन M इंटू V। बेटा आज का पेपर बहुत ही सिंपल है, 45 में 45 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है जिनमें 45 क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। वैल्यू पुट अप करेंगे 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34। बेटा मास आपको ग्राम में दिया गया, ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। वेलोसिटी बेटा आपको दी गई 100 दी गई, 10 की पावर 2 गिवन है, तो बेटा यहां से आपका लैम्डा निकल आएगा। लैम्डा इक्वल टू कितना निकल आएगा, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 33 मीटर। कोई भी कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी नहीं है, सब कैलकुलेशन एक एक लाइन के हैं, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे।
देखो द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ एन एलिमेंट, बेटा क्वेश्चन में आपको आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी गई और बेटा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वैलेंस नंबर ऑफ अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। आईपी की वैल्यू को देख के आप बताएंगे कि बताइए कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बेटा ये आपको दिया गया IP1 दी गई है, यहाँ पे आपको IP2 की वैल्यू दी गई है, ये आपको IP3 की वैल्यू दी गई है और बेटा यहाँ पे आपको IP4 की वैल्यू दी गई है। अच्छा भाई एक बात आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पे कि बेटा जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो वहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ी 191। जब आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकाला IP2 तो बेटा वहाँ पे एनर्जी आपको देनी पड़ी 578 और जब आपने थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकाला तो आपको एनर्जी देनी पड़ी 872। मतलब यहाँ पे IP1 से लेके IP3 तक एनर्जी का जो डिफरेंस आ रहा है बहुत ही कम आ रहा है। अगर एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है तो हम कह सकते हैं कि तीनों इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में होंगे। बट जैसे आपने चौथे इलेक्ट्रॉन को निकाला तो यहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ गई 5962। बेटा थर्ड आईपी और फोर्थ आईपी में जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे एनर्जी का जो डिफरेंस आया है वो मैक्सिमम डिफरेंस आ गया है। हाँ हम कह सकते हैं कि थर्ड और फोर्थ आईपी के बीच में सडन चेंजेस एनर्जी। और बेटा जहां पे एनर्जी का सडन चेंजेस आ जाता है तो वहां पर जो एनर्जी लेवल होती है वो चेंज हो जाती है। एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो बेटा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस सेल में। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 81 पे। हाँ भाई द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड। भाई बताइए यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। बेटा आप लोग क्वेश्चन को देख के समझ होंगे कि यहाँ पे आपको एरोमेटिक हैलाइड दिया गया है और साथ में आपको दिया गया सोडियम साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ अ डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। बेटा यहाँ पे आपको अप्रोटिक सॉल्वेंट दिया गया है। अच्छा भाई अप्रोटिक आपको सॉल्वेंट दिया गया और साथ में आपको दिया गया सोडियम साइनाइड दिया गया है। तो बेटा जाहिर सी बात आप यहां समझ जाएंगे कि यहां पे होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब अंदर वाला न्यूक्लियोफाइल बाहर जाएगा और बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल अंदर आएगा। अब यहां पे SN1 होगा कि SN2 होगा। तो ध्यान दीजिएगा जब कभी आपको अप्रोटिक सॉल्वेंट दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि यहां पे होगा SN2 मैकेनिज्म। कौन सा होगा? SN2 मैकेनिज्म होगा। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठा कि यहां पे कौन सा लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, क्योंकि बेटा यहां पे एक आयोडीन भी लगा है और यहां पे एक Cl भी लगा है। तो फॉर काइंड इंफॉर्मेशन में बता दूं कि जो Cl होता है ये एक अच्छा खासा लिविंग ग्रुप होता है। बेटा यहां से Cl बाहर जाएगा NaCl के फॉर्म में और बेटा यहां पे जो साइनाइड है ये जाके यहां पे अटैक कर देगा। तो बेटा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर जाएगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल अंदर आएगा और यहाँ पे आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा ये फोर्थ वाला। ठीक है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, जब कभी किसी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के ऊपर रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI डालते हैं तो बेटा वो उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। यस जो रेड फॉस्फोरस HI होता है ये एल्केन लवल होता है। जब कभी आप किसी ऑक्सी कंटेनिंग कंपाउंड के ऊपर रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI डालेंगे ये बेटा उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है कैसे? जैसे यहाँ पे आपको ईथर दिया गया है C2H5O C2H5। बेटा आप इसका कहा दिया हाइड्रोजिनेशन कहा दिया इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस HI। अच्छा भाई होगा क्या? बेटा कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड
ब्रेक कर जाएंगे, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई, 2 हाइड्रोजन लेके ये वाटर के फॉर्म में अलग हो जाएगा, 1 वैलेंसी इस कार्बन की फ्री है, 1 हाइड्रोजन इसको दे देंगे, 1 वैलेंसी इस कार्बन की फ्री है, 1 हाइड्रोजन इसको दे देंगे। तो बेटा यहाँ पे 2 मोल इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, विच विल अंडरगो अ फीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन। बेटा यहाँ पे फीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन किसमें होगा और किसमें नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो फर्स्ट मॉलिक्यूल आपको दिया गया है बेटा, यहाँ पे लगा NO2 ग्रुप लगा है। जो NO2 ग्रुप होता है बेटा ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होते हैं। बेटा जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं? रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ये बेंजीन रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉनों को खींच लेते हैं और जब इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करने के लिए आएगा, जब इलेक्ट्रोफाइल बेटा जब ये तो यहाँ पे क्या आएगा? आर्थो पोजिशन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पैरा पोजिशन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा तो बेटा कंफ्यूज हो जाएगा, ये अटैक कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, जहां पे भी आपको इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप दिख जाए तो समझ जाना कि वहां पे एल्काइलेशन होना मुश्किल है। हाँ, सेकंड वाले में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप नहीं लगा है। थर्ड बार देखेंगे बेटा, यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, ये भी एक अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है, तो यहाँ भी एल्काइलेशन होना आसान नहीं होगा। फोर्थ वाले में हो जाएगा तो बेटा यहाँ पे सेकंड और फोर्थ वाले में एल्काइलेशन पॉसिबल है। आंसर हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, द रिएक्शन ऑफ अच्छा भाई बताइए यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। बेटा यहाँ पे आपको कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड दिया गया और साथ में आपको दिया गया HBr दिया गया, तो जाहिर सी बात है बेटा यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा तो यहाँ पे आपको मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना होगा। अब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करने के लिए ये पाई बॉन्ड टूटेगा और बेटा पाई बॉन्ड टूट के इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा भाई, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आगे अटैक करेगा तो बेटा यहाँ से H+ और Br-, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आगे अटैक करेगा और बेटा प्लस को क्या चाहिए होगा? प्लस को चाहिए होता है नेगेटिव चाहिए होता है। बेटा इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इस कार्बन पे आके अटैक कर देगा। अच्छा भाई, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा और बेटा न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये आके पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस के ऊपर अटैक करेगा और आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कौन सा आंसर मैच करेगा भाई? CH3 CH2 CHBr। आई थिंक मेरे ख्याल से सेकंड आंसर होगा इसका, सेकंड होना चाहिए आंसर। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इन अ सच रिएक्शन प्रोपाइनोइक एसिड ईल्डेड अ कंपाउंड D। अच्छा भाई, बड़ा यहाँ बताइए कि यहाँ पे प्रोडक्ट D क्या बनेगा। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, कन्वर्जन हो रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया प्रोपेनोइक एसिड दिया गया और प्रोपेनोइक एसिड की हम रिएक्शन करा रहे हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ। बेटा सुनो, जब कभी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जाए और उसको आप SOCl2 के साथ ट्रीट करना हो तो जहां जहां OH वहां वहां लगा देंगे Cl। क्या कहा? जहां जहां OH वहां वहां लग जाएगा Cl। तो बेटा यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट B बनेगा वो बन जाएगा CH3 CH2 CO Cl। बेटा ये आपका बन गया एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। ये आपको बन गया प्रोडक्ट B बन गया। अब हमने B को ट्रीट कर दिया अमोनिया के साथ। बेटा B को आप ट्रीट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया के साथ। अच्छा भाई, एसिड क्लोराइड जब अमोनिया के साथ ट्रीट होगा तो बेटा यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एसिड एमाइड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे बेटा Cl एक अच्छा खासा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा और बेटा यहाँ पे आपको बन जाएगा CH3 CH2 CONH2। बेटा यहाँ पे एसिड एमाइड का फॉर्मेशन हो गया, ये आपको बन जाएगा प्रोडक्ट C।
अच्छा भाई सी बन गया। अब बेटा एमाइड को आप ट्रीट करा रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ Br2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ Br2। बेटा यहां पे जब आप एसिड एमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ Br2 के साथ ट्रीट कराते हैं तो वहां पे प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। वहां पे क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन बनेगा। तो यहां पे बेटा एक कम कार्बन CH3 CH2 NH2 ये आपका बन जाएगा प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई आंसर मैच कर रहा है? सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा बेटा। डिसेंडिंग ऑफ द चेन होता है, ध्यान रखिएगा कि यहां पे डिसेंडिंग ऑफ द चेन होता है और एक कम कार्बन का एमीन बन जाता है। ये बेटा रिएक्शन जो है बेटा यहां पे जो रिएक्शन है ये कहलाती है हॉफमैन बोमामाइड रिएक्शन कहलाती है। हॉफमैन बोमामाइड रिएक्शन कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 86, which of the following condition will favor maximum formation of the product in the reaction? चलिए भाई ली चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा है कि बताइए हमें यहाँ पे मैक्सिमम फॉर्मेशन करना है किसका, प्रोडक्ट का। मतलब कुल मिला के जो रिएक्शन है वो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करनी है। अच्छा भाई बेटा यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको नेगेटिव दी गई ना, यदि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको नेगेटिव दी गई है तो बेटा ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। और बेटा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उनके लिए प्रोडक्ट साइड का टेम्परेचर होता है ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट साइड है यहाँ का टेम्परेचर होगा ज्यादा और रिएक्टेंट साइड टेम्परेचर होगा कम, ये होगा। अच्छा भाई अब हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करनी है। बेटा एट इक्विलिब्रियम पे आप जो करेंगे इक्विलिब्रियम उसका उल्टा करेगा। यदि आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अगर आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो आप टेम्परेचर क्या करेंगे, कम करेंगे। जब आप ठीक है आइए तो बेटा यहां का है टेम्परेचर है ज्यादा, प्रोडक्ट साइड का टेम्परेचर है ज्यादा और रिएक्टेंट साइड का टेम्परेचर है कम। यदि आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो आप टेम्परेचर को करेंगे कम, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमेशा आपके अपोजिट काम करता है। जब आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो रिएक्शन वहां भागेगी जहां का टेम्परेचर होगा ज्यादा। तो हम कह सकते हैं इसके लिए हमें लेना पड़ेगा लो टेम्परेचर। अब बात कर लेते हैं प्रेशर की। अच्छा भाई बेटा यहां पे 1 मोल आपको दिए गए हैं और रिएक्टेंट साइड में आपको 2 मोल दिए गए। जहां के मोल कम वहां का प्रेशर भी कम। तो बेटा यहां पे प्रेशर क्या होगा, यहां का प्रेशर हो जाएगा कम और रिएक्टेंट साइड में होगा प्रेशर ज्यादा होगा। अब यदि आपने प्रेशर को बढ़ाया तो रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्शन वहां जाएगी जहां का प्रेशर होगा कम। तो बेटा यहां पे हम लेंगे हाई प्रेशर। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगी। कोई ऑप्शन दिया गया लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 87, द ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ इज एक्सप्रेस इज। बेटा जो ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ होता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, जो कि 1:1 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट पे लागू किया जाता है। तो बेटा इसके लिए जो आंसर हो जाएगा ये आपको याद भी होना चाहिए था। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन पर माइनस अल्फा। चाहो तो आप इसका डेरिवेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following reaction is the metal displacement reaction? Choose the right option। बताइए यहाँ पे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होगी। तो बेटा यहाँ पे आप फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे, जो फोर्थ वाला ऑप्शन है
रिएक्शन में चूज द राइट ऑप्शन। बेटा यहाँ पे आपको बताना कि बताइए कहाँ पर मेटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बेटा यहाँ पे आप देखेंगे जो फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है कि बेटा यहाँ पर मेटल का डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाई देगा। ठीक है बेटा यहाँ पे आपने देखा कि क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। जब इसने एल्यूमिनियम के साथ ट्रीट किया तो बेटा यहाँ पे मेटल का डिस्प्लेसमेंट हुआ और प्रोडक्ट साइड पे आपको फ्री स्टेट में Cr दिखाई पड़ रहा है। तो बेटा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मेटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। द स्टेबिलिटी ऑफ अ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एमंग एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड टेलियम इंक्रीज इन द सीक्वेंस। बेटा थर्ड ग्रुप में +1 के रिस्पेक्ट में डाउन द ग्रुप आने पे स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो बेटा आंसर का हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। मैंने क्या कहा, यदि थर्ड ग्रुप है और ऑक्सीडेशन नंबर +1 है तो डाउन द ग्रुप आने पे स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो आंसर का बेटा क्या हो जाएगा, हमें लगा कि फर्स्ट ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। द एलिमेंट दैट डज नॉट शो कैटिनेशन पावर। बेटा कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा होती है कार्बन की होती है, ठीक है, और सबसे कम कैटिनेशन पावर होगी लेड की होती है। किसकी होती है, लेड की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। द हाइड्राइड दैट इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बेटा आप जो देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है सिलिकॉन हाइड्राइड, ये बेटा फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट शो नहीं करेगा। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिस्प्रोपोर्शनेशन। बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब ही होता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो जाए, वही कहलाती है डिस्प्रोपोर्शनेशन कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन आपको कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई है जो कि +1 से +2 पे चला गया और बेटा +1 से 0 पे भी जा रहा है। मतलब यहाँ पे इसका हो गया ऑक्सीडेशन हो गया और बेटा यहाँ पे इसका हो गया रिडक्शन हो गया। यहाँ पे एक ही मेटल का एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहे हैं। तो बेटा आंसर जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। Which kind of a fission is a favored by the sunlight? बेटा सनलाइट की प्रेजेंटेशन में हमेशा होमोलिटिक फिजन होता है। कैसा होता है, होमोलिटिक फिजन होता है। आंसर जाएगा सेकंड, फ्री रेडिकल जनरेट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। हमें यहाँ पे चेक करना है कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक बिहेवियर को शो करना करा। तो बेटा एरोमेटिक बिहेवियर के लिए सबसे पहले तो आपके पास साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन होती है कि उस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम है वो सबके सब एक ही प्लेन में हो, sp2 होने चाहिए। तो बेटा यहाँ पे आप देखेंगे जो फर्स्ट वाला है, बेटा यहाँ पे जो कार्बन है ये बेटा sp3 है। अगर ये sp3 है तो बेटा एरोमेटिक बिहेवियर को शो नहीं कर पाएगा। बी बारे में देखेंगे बेटा ये पूरा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में सबके सब sp2 है, यस ये एरोमेटिक शो कर सकता है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे हक्कल रूल लगाएंगे। बेटा बी के लिए हम लोग लगाएंगे हक्कल रूल, 4 इक्वल टू नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। बेटा यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं। सो 4n इक्वल टू 4, तो बेटा n की वैल्यू आ जाएगी 1। यस, यदि n की वैल्यू 1 आए, 0 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए तो बेटा वो एरोमेटिक बिहेवियर को शो कर सकता है। बी शो करेगा। और देख लेते हैं, हाँ भाई सी बार में देख लो बेटा ऑक्सीजन पास होते हैं, लोन पेयर होते हैं और ऑक्सीजन अपना कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनाया है। अब इसका जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज कर जाएगा और बेटा जब ऑक्सीजन के लोन पेयर डीलोकलाइज कर जाएंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अब ये sp2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो आपको जो रिंग दी गई है पूरी रिंग एक ही प्लेन में है, जितने भी एटम दिए गए सबके सब sp2 हैं। अब बेटा यहाँ पे लगाएंगे हक्कल रूल लगाएंगे 4n + 2 इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 4n = 4, तो n = आ जाएगा 1 आ जाएगा। यस,
ये एरोमेटिक बिहेवियर को शो कर सकता है। डी वाला नहीं कर पाएगा क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या है, ये भी sp3 है और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन ये भी sp3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी एंड सी। सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 95। A solution of a acetone in a ethanol। बेटा ये आपको सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए कि एसीटोन प्लस इथेनॉल ये बेटा पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। कैसे शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। द क्वांटम नंबर ऑफ अ 4 इलेक्ट्रॉन आर गिवन बिलो। चलिए भाई, हमें बताना है कि कौन से 4 क्वांटम नंबर आपको सही ऑर्डर पे दिया गया है। क्या बताना है यहाँ पे? अच्छा भाई, यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग एनर्जी बतानी है। चलिए भाई हाँ भाई, N प्लस L इज अट्रैक्टिव फॉर द एनर्जी। बेटा जहां पे N प्लस L की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे एनर्जी लेवल भी ज्यादा होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो आइए चेक कर लेते हैं भाई। यहाँ पे 4 और 2 ठीक है, यहाँ पे 3 और 2 ठीक है भाई, और यहाँ पे 4 1। अच्छा भाई, यहाँ पे तो भाई यहाँ पे N प्लस L की वैल्यू देखी जाए 6 आ रही है। यहाँ पे बेटा देखा जाए N प्लस L की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। सेकंड वाले में N प्लस L की वैल्यू बेटे कितनी आ गई, 5 आ गई। और थर्ड वाले में देखा जाए N प्लस L की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 आ गई, यहाँ भी 5 आ गई। फोर्थ वाले में देखा जाए N प्लस L की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पे तो आ गई 4 आ गई। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो सबसे कम एनर्जी लेवल होगा वो हो जाएगा 4th का, और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा। तो कोई ऐसा ऑप्शन मैच करो भाई, हो रहा है क्या, सबसे ज्यादा फर्स्ट और सबसे कम 4th। यहाँ पे फर्स्ट भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है। चल भाई और देखते हैं बेटा, यहाँ पे N प्लस L की वैल्यू कितनी, 5 है, और यहाँ पे भी N प्लस L की वैल्यू 5 है। जब N प्लस L की वैल्यू से डिसाइड ना हो पाए तो फिर हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ N की वैल्यू देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है, 3 है, और यहाँ पे N की वैल्यू कितनी, 4 है। तो जहाँ पे N की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो राइट आंसर निकल आएगा सबसे ज्यादा फर्स्ट की होगी, फिर किसकी हो जाएगी, थर्ड की हो जाएगी, फिर सेकंड और फिर फोर्थ। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ अ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ अ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन अ विजिबल रीजन। अच्छा भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, NS इक्वल टू 1, NS इक्वल टू 2, NS इक्वल टू 3, NS इक्वल टू 4, और बेटा ये हो गया आपका NS इक्वल टू इन्फिनाइट, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करता है तो बेटा वहां पे हमें कुछ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई देती हैं इस प्रकार से। तो बेटा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा है। जो बेटा NF1 होती है ये आपकी कहलाती है लाइमन सीरीज कहलाती है, और जो लाइमन सीरीज होती है ये बेटा यूवी जोन में पाई जाती है। और जब बेटा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल पे जंप करता है तो बेटा ये कहलाती है बामर सीरीज कहलाती है। और बेटा जो बामर सीरीज होती है ये विजिबल जोन में पाई जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फॉल्स इन अ विजिबल रीजन। बेटा विजिबल रीजन कहां पाया जाएगा, बामर सीरीज में पाया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। कार्बन मोनोऑक्साइड, बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, हमें यहां मैचिंग वाला क्वेश्चन बताना है। कार्बन मोनोऑक्साइड
एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। बेरियम ऑक्साइड सेकंड ग्रुप का ऑक्साइड है। बेटा जो बेरियम ऑक्साइड होता है ये बेसिक होता है, इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। मेटल ऑक्साइड है, मेटल के जो ऑक्साइड होता है उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। अच्छा भाई, फिर बेटा यहाँ पे आपको देखे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ये एम्फोटेरिक होता है, कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। Cl2O7 नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होता है। तो बेटा यहाँ पे आपकी आगे राइट मैचिंग आ गई, ए सेकंड पे जाएगा, बी फर्स्ट पे जाएगा, सी फोर्थ पे जा रहा है और डी थर्ड पे। फर्स्ट इज द राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपसे K1 K2 एंड K3 का रिलेशन पूछा गया है। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम N2O4 सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखा। और बेटा यहाँ क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ अ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ अ डिसअपियरेंस आपको गिवन है, तो उसकी हेल्प से हम इनके बीच में लगाएंगे, हम निकाल लेंगे इनका रेट का जो रिलेशन है वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आइए। तो बेटा 1/2 इंटू यहाँ पे रेट ऑफ अ डिसअपियरेंस आपको गिवन है K1 इंटू N2O5, तो इसके स्थान बेटा हम लोग रखेंगे K1 इंटू N2O5 रखेंगे इक्वल टू 1/2। बेटा यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 आपको गिवन है K2 इंटू N2O5, K2 इंटू N2O5 गिवन है इक्वल टू, और बेटा यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 आपको गिवन है K3 इंटू N2O5 गिवन है। अच्छा भाई, बेटा यहाँ से N2O5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा K1/2 इक्वल टू हो जाएगा K2/2 इक्वल टू हो जाएगा K3। बेटा यहाँ पे जो रिलेशन आया वो फ्रैक्शन में आया ना, फ्रैक्शन को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम किसी कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा यहाँ पे कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे जो रिलेशन है वो निकल आएगा K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू ट्वाइस K3, ये निकल आया रिलेशन। कोई मैच कर रहा आंसर, यस, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द मोस्ट प्रिफर्ड एंड हेंस ऑफ लोवेस्ट एनर्जी फॉर सल्फर ट्राइऑक्साइड। बेटा क्वेश्चन में आपसे मोस्ट स्टेबल एंड लोवेस्ट एनर्जी का स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो भाई यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, अगर आपको मोस्ट स्टेबल निकालना है तो आप देखेंगे नंबर ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड, जिस मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या ज्यादा होगी वो हो जाएगा मोर स्टेबल, और जो मोर स्टेबल होता है वो लेस एनर्जी होती है। तो आंसर हो जाएगा 4। बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड मैक्सिमम है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। ओके, चलिए भाई।